सफर को अगर हम एक कानूनी रूप में देखें तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आई थी और कैबिनेट मिशन का कैबिनेट मिशन ये आई थी कि हम भारत को स्वतंत्र करेंगे और भारत के लोगों को अपने देश को चलाने के लिए एक विधान बनानी पड़ेगी, खुद का संविधान बनाना पड़ेगा। क्योंकि उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जितने भी देश के क्रांतिकारी थे उनका कहना था कि हम अपने देश चलाने के लिए खुद अपने देश का हम विधान बनाएंगे, अपने देश का संविधान हम खुद बनाएंगे। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आई थी और कैबिनेट मिशन ने यह प्रस्ताव दिया था कि भाई आप एक संविधान सभा का गठन कर लीजिए। तो उस समय संविधान सभा में 389 सदस्यों का चयन हुआ था और ये 389 सदस्य कैसे कैसे थे, मतलब उस समय जो देसी रियासत थे, जैसे हमारा बस्तर है ना, बस्तर वो किसी अंग्रेजों का अधीन नहीं था, वो अपना स्वतंत्र रियासत था। वहां हमारे आदिवासी राजा थे। जैसे हमारा ये अपना जब्बलपुर एरिया है ना, ये जब्बलपुर एरिया है, अमरकंटक एरिया है, ये सब के सब हमारे गोंडवाना राज्य के अंतर्गत थे। तो ऐसे बहुत सारी देसी रियासत थी। तो देसी रियासत और ब्रिटिश के अधीन जो स्टेट थे वो और 4 जो प्रांतीय कमिश्नर होते थे उनके सदस्य और कुछ जातियों के सदस्य। तो इस तरीके से 389 सदस्य संविधान सभा के सदस्य के रूप में चयन हुए थे। और इसका चुनाव कैसे हुआ था साथियों? ब्रिटिश के जो प्रांत थे, तो मतलब जो आज के जो विधायक है ना, जैसे विधायक लोग राज्यसभा सदस्य का चुनाव करते हैं, तो ठीक उसी तरीके से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, जिसमें से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जयपाल सिंह मुंडा जी, हम लोगों को जो जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व मिला था संविधान सभा में, उसके तहत ये लोग संविधान सभा में आए थे। यदि हम लोगों को उस समय अंग्रेजी में बोलता हूँ कम्युनल रिजर्वेशन और हिंदी में कहते हैं सामुदायिक प्रतिनिधित्व, मतलब हमारे जो जाति के आधार पर जो प्रतिनिधित्व मिला था उसके आधार पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और जयपाल सिंह मुंडा जी संविधान सभा में चुनकर आए थे। तो मतलब 389 सदस्य में से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पश्चिम बंगाल से जीत कर आए थे। पश्चिम बंगाल में बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन एक पार्टी बनाई थी, राजनीतिक पार्टी बनाई थी। तो 2 सदस्य उसके उस समय जीत कर आए थे। तो जोगेंद्रनाथ मंडल जी पश्चिम बंगाल से थे, तो उन्होंने मुस्लिम लीग के कुछ सदस्यों से समर्थन प्राप्त करके और वहां का जो अनुसूचित जाति सीट से वो जीते और 46 वोट से वो जीते और उसके विरोधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वालों को 33 वोट मिली थी। इस तरह से काफी जद्दोजहद से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में आए थे, क्योंकि देश में उस समय जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के लोगों को ये पता चल गया था कि डॉक्टर अंबेडकर ही इस देश के सताए हुए, पिछड़े हुए लोगों को प्रतिनिधित्व दिला सकता है, इसलिए उसको संविधान सभा में भेजने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया था। तो ऐसे करके संविधान सभा में बाबा साहब पहुंचे थे। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था और उसके बाद से फिर आप सबको पता है देश विभाजन हुआ। तो बहुत सारे सदस्य पूर्वी पाकिस्तान की तरफ चले गए। तो हमारे भारत के जो संविधान सभा में सदस्य बचे वो लोग लगभग 299 सदस्य बचे। तो इस 299 सदस्य में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो क्षेत्र था, जैसलमेर खुलना क्षेत्र, इधर बंगाल क्षेत्र का, वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। तो बाबा साहब का संविधान सभा में सदस्यता खत्म हो गया था। तो फिर से बाबा साहब को संविधान सभा में लाने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ा और मुंबई से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सदस्य थे जयकर, उनके सीट को खाली करवा के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को फिर 1947 में 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और 14 अगस्त 1947 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के सदस्य बने और 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में संविधान सभा ने नियुक्त किया। तो साथियों ये बहुत मतलब संघर्षों से ये आया हुआ है। तो अब देखिए बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष क्यों बने, इसके लिए भी बड़ा बहुत संघर्ष है। जैसे साथियों संविधान सभा जब अस्तित्व में आया तो भारत का संविधान कैसे बनेगा, इस पर एक चर्चा हुआ। तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर बी एन राव, जिसका भी बहुत सारा आप लोग सोशल मीडिया में देखोगे बहस चल रहा है कि संविधान के असली निर्माता
डॉक्टर अंबेडकर नहीं, बी एन राव से चल रहा है। आप लोग आप सबके साथ फेसबुक चलाते होंगे, ये बहस का मुद्दा बन गया है। खैर हम उसके बहस में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी तथ्यात्मक बातों को हमको चर्चा करना जरूरी है ताकि सही बातें हमारे लोगों तक जाए। तो बी एन राव ने संविधान सभा को 273 अनुच्छेद और 13 अनुसूची में एक रफ ड्राफ्ट बना के दिया था। रफ, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, एक रफ चीज बनाते हैं, बाद में उसको क्लियर करते हैं या उसमें संशोधन करते हैं, काट छाट करते हैं। तो बी एन राव ने संविधान सभा को 273 अनुच्छेद और 13 अनुसूची का एक रफ ड्राफ्ट बना के दिया था। और उसमें से उस 273 अनुच्छेद में से 60% हिस्सा 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वो था। लेकिन भारत शासन अधिनियम में भी जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो सरकारी नौकरी में आरक्षण है, राजनीति में आरक्षण है, स्वशासन है, छात्रवृत्तियां हैं, ये सब के सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से आया। अब कैसे आया यह भी थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि सब एक दूसरे कड़ी से जुड़ा हुआ है। 100 साल कानूनी लड़ाई लड़ी गई थी हम लोगों को, खास करके रिजर्वेशन सरल भाषा में लोगों को समझ में आता है। एक्चुअल में वो प्रतिनिधित्व है, मतलब हमारी जितनी संख्या है उतना प्रतिनिधित्व हम लोगों को मिले, जो ये भारत के संविधान में आज हम अनुच्छेद 15(4), 16(4), 335, 330, 332, 334, अनुच्छेद 38(2) और 46 में पढ़ते हैं। ये पूरी तरीके से हम लोगों को जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी देने की बात कहता है। ये 100 साल की लड़ाई से आया है। पहली लड़ाई इसको महात्मा फुले ने 1850 में शुरू किया था, और 1850 में जब उन्होंने ये उच्च नीच भेदभाव का जब विरोध करना शुरू किया, उस समय जाति प्रथा, अस्पृश्यता, भेदभाव चरम सीमा पर था, और मनु के विधान के आधार पर हमारा देश की सामाजिक व्यवस्था संचालित होती थी। तो सबसे पहले 1892 में हिंडल कमीशन के समक्ष महात्मा फुले ने एक विस्तृत मेमोरेंडम दिया था कि हमारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले, सरकारी नौकरी में आरक्षण मिले, शिक्षा के पृथक अनुदान हो, सामाजिक भेदभाव को बंद किया जाए। ये महात्मा फुले ने अंग्रेजों के समक्ष सौंपा था। तो इसका प्रभाव 1909 में जब भारत शासन अधिनियम आया अंग्रेजों के द्वारा, तो 1909 में फिर बहुत सारी बातों को मान लिया गया था, और 1909 में पहली बार जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था किया था। हालांकि 1909 में सबसे पहले मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व मिला था, लेकिन 1919 में जब 10 साल ये 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें सुधार करने के लिए एक समिति बनाई थी अंग्रेजों ने, जिसको हम मॉन्टेग्यू जेम्स कोड कमेटी कहते हैं। ये 1918 में भारत आई थी, 1718 में, और वहां बाबा साहब ने पहली बार एक हमारे इतिहास का एक नया पड़ाव है। ये पहली बार कानूनी रूप से इस देश के जितने भी हम लोग सताए हुए लोग थे, जिसको डिप्रेस्ड क्लास कहते थे, बाद में फिर अनुसूचित जातियां, जनजातियां, पिछड़े वर्ग के रूप में नामिनेट हुआ, उस समय ये शब्द नहीं आया था। तो 1918-19 में पहली बार बाबा साहब ने एक विस्तृत मेमोरेंडम दिया था कि इस देश के जो सताए हुए पिछड़े हुए लोग थे, जो पिछले 2500 वर्षों से शोषित है, उनको कोई सामाजिक अधिकार नहीं दिया गया है, इनको पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार मिले, सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते हैं जिसको, इनको सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व दिया जाए, इनको राजनीति में प्रतिनिधित्व दिया जाए, इनके लिए हॉस्टल छात्रवृत्ति की व्यवस्था किया जाए, भूमि संरक्षण दिया जाए, इनके लिए स्वशासन की व्यवस्था किया जाए। और फिर बाबा साहब के मेमोरेंडम को मानते हुए 1909 में कुछ प्रतिनिधित्व यहाँ के सताए हुए लोगों को मिला। फिर 10 साल बाद इसमें सुधार करने के लिए 1928 में साइमन कमीशन को भारत भेजे। साइमन कमीशन के समक्ष भी बाबा साहब ने ड्राफ्ट जो दिया उसमें कुछ और सुधार करके दिया कि हम लोगों को कानूनी संरक्षण और भेदभाव से संरक्षण दिया जाए हम लोगों को। फिर अंग्रेजों ने इसमें कुछ विवाद था, उसको सॉल्व करने के लिए गोलमेज सम्मेलन की बैठकें बुलाई गई 1930 से 1932 तक। फिर बाबा साहब ने जो 1919 में, 1928 में और गोलमेज सम्मेलन में जो तर्क दिए थे, उसके आधार पर फिर पृथक निर्वाचन मंडल मतलब 2 वोट का अधिकार मिला था। 2 वोट का अधिकार मतलब जैसे आज हमारे पास रिजर्व सीटें, तो उस समय ऐसा था कि लगभग 77 सीटें गोलमेज सम्मेलन से कम्युनल अवार्ड के रूप में ऐसे सताए हुए जो हमारे लोग थे SC ST उनको मिले कि 77 सीट ऐसे थे जिसमें केवल हम SC ST के वर्ग ही SC ST को ही वोट देते, कोई दूसरा वर्ग का व्यक्ति वोट नहीं देता। और दूसरा सामान्य जो क्षेत्र था वहां भी हम लोग खड़े होते, वहां हम सबको वोट देने का अधिकार था और सब हमको वोट देते। तो
इस तरीके से हमको पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार सांप्रदायिक निर्णय के रूप में 1932 में मिला था, जिसके विरोध में गांधी जी ने यरोदा जेल में अनशन किया था और एक दबाव समूह डॉक्टर अम्बेडकर को इतना विवश कर दिया कि कम्युनल अवार्ड को छोड़ना पड़ा। बाबा साहब के इसलिए जरूरी था क्योंकि वो उस समय इस देश के सताए हुए लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्रिटिश सरकार के समक्ष, इसलिए बाबा साहब की सहमति के बगैर वो नहीं हो सकता था। तो 1932 में पुनः पैक्ट से ये पृथक निर्वाचन मंडल खत्म हो गया और वहां से फिर रिजर्व सीटें मिली, जो आज के लगभग 41 जनजातियों के लिए रिजर्व सीट है लोकसभा में और 81 अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व सीट है। मतलब टोटल अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग मिला के लगभग 111 रिजर्व सीटें लोकसभा में है। ये वही सीटें हैं 1932 के पुनः पैक्ट से आई है। इसके पहले 2 वोट के अधिकार में 77 सीटें थी। आज की जो रिजर्व सीटें हैं ये पुनः पैक्ट के वजह से आई है। फिर 19